तो हमारा आज का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास में एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले रखा है और जिसकी लेंथ हमने एल ले रखी है, और इस एल लेंथ के कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। तो जैसे ही हम इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी ऐसी फ्लो होती है, और इस कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना चालू होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमने ले रखा है से इट इज वीडी। अब हम ये मानते हैं कि हमारे इस कंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है n, और अब हम इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है से E, which is equals to V/L हम लिख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। अब हम क्या करते हैं कि इस L लेंथ में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया कि नाउ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन L length of कंडक्टर, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, हम इस नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो n इंटू AL आ गया। अब हमारे पास में टोटल चार्ज कितना होगा, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE। तो क्वांटाइजेशन को यूज करें तो ये मिल जाएगा N इंटू A इंटू L इंटू E। ये हमारे पास में टोटल चार्ज आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पे जब पहुंचेगा तो वो लेंथ ट्रेवल करता है L। तो वो जो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ द टाइम टेकन by
electrons moving with drift velocity vd, say it is t, which is equal to distance upon speed. So this is vd. अब हमारे पास ये टाइम आ गया, ये हमारे पास चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उस कंडक्टर में से, उसको हम कैलकुलेट करते हैं. दी इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor I equal to चार्ज अपॉन टाइम. तो ये वैल्यू हम चार्ज के लिए लेते हैं NaL इंटू E अपॉन, हम टाइम की वैल्यू ले लेते हैं L अपॉन Vd. तो L से L कट जाएगा, ये Vd ऊपर जाएगा, तो हमें मिल जाएगा NeAVd. अब हम अगर Vd की वैल्यू निकालें तो Vd इक्वल टू I अपॉन NeA. तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी और ये रिलेशन है I इक्वल्स टू NeAVd. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी को. तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं करंट एट दैट पॉइंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. उस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट अपॉन एरिया, वो उसकी जो सरफेस है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द करंट flowing through unit area of cross section taken perpendicular to the direction of flow of current at a point within the conductor. तो एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम करंट से डिवाइड करेंगे, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हमें वो एरिया कंसिडर करना है किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर. तो वो उस पॉइंट पे वो जो उस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हमने सरफेस कंसिडर की है, उस सरफेस पे
कितना अमाउंट ऑफ करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वही उसका करंट डेंसिटी होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय जे। इट इज डिनोटेड बाय जे। अब हम इस करंट डेंसिटी का करंट के साथ में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने अभी क्या बोला कि मैग्नीट्यूड वाइज वी राइट J इक्वल टू I अपॉन A। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन पे लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर J डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू I। ये दो वेक्टर्स करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसको नंबर डेंसिटी के टर्म पे एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे रिलेशन बता सकते हैं? तो हमारे पास में अगला आ जाता है टॉपिक ऑफ J विद N नंबर डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें मालूम है सिंस I इक्वल्स टू NEAVD, तो हम इसको अगर एरिया से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा I अपॉन A इक्वल्स टू NEVD। तो इस क्वांटिटी को हम J बोल देंगे। सो देयरफॉर हमारे को क्या मिला? J इक्वल्स टू NEVD। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमारे पास में टॉपिक है। अब जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज माइनस ई टाउ बाय एम। अब अगर हम ये माने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है कंडक्टर में और उस कंडक्टर की लेंथ L है, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है इट इज ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस V अपॉन L। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर यहां पे रख दें तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस E बाय एम इंटू दिस वैल्यू ऑफ E V बाय L इंटू टाउ, जहां पे ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। और अभी इसको आगे हम अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? E अपॉन ml टाउ इंटू V, ये आ जाएगा हमारे पास में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट जो उस कंडक्टर में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या लिखते हैं? The electric current I equals to NEA VD
तो हम अगर इस Vd की वैल्यू को वापस से यहां पे रख दें तो हमें करंट मिल जाएगा I इक्वल टू NEA इंटू Vd की जगह हमने वैल्यू लिखी E टाउ अपॉन ml इंटू V। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू NE स्क्वेयर A टाउ अपॉन ml इंटू V। और हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा ml अपॉन NE स्क्वेयर A टाउ इंटू I इक्वल्स टू V। अब अगर हम अपना ओरिजिनल बेसिक ओम्स लॉ ध्यान में रखें तो V इक्वल्स टू IR। तो ये R की वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी जो वो कंडक्टर ऑफर करेगा फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंपेयरिंग it with V equals to IR, we get R equal to ml upon NE square A tau is the resistance of the conductor। तो ये हमारे पास में एनालिटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ का। तो अगला टॉपिक लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो ये जो ओम्स लॉ है ये बेसिकली 1828 में बेसिक लॉ डिस्कवर किया था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम ने रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम ने डिस्कवर किया था in the year of 1828। अब ये स्टेट क्या करता है, बेसिकली ये बताता है हमें कि अगर फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रेशर एटसेट्रा अगर उस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है तो जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के किनारों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जब करंट इसमें फ्लो होगी, तो जो करंट फ्लो हो रही है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती हैं, अनचेंज्ड रहती हैं। तो हम अगर इसको स्टेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ द फिजिकल कंडीशंस such as temperature, pressure, mechanical strain, etc. remain constant, the electric current
flowing through the conductor is proportional to the potential difference across its end. तो अगर फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा कांस्टेंट होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में वो प्रोपोर्शनल होगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस इट्स एंड्स अपन लिख सकते हैं. दैट इज V is proportional to I or V equals to Ri, where R is constant of proportionality also called as the resistance of the conductor. तो V और I प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाला हमें I वर्सेस V, तो वो हमें मिलने वाला है स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. तो ये हमारे पास में ओम्स लॉ है. ओके, सो लेट्स हैव नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो हमारे पास में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो अगर हम इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, डेफिनेशन अगर लिखें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन है, वो अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस है जो कंडक्टर का मटेरियल ऑफर करता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट. तो उसी ऑपोजिशन ऑफर्ड को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन offered by the conductor for the flow of either electron or electric current, for the flow of current through it. अब हम अगर इसको देखें तो इसका जो बेसिक डिपेंडेंस है कि ये किस किस चीजों पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो हम एक बार उसको अगर इंस्पेक्ट करें तो हमें क्या मालूम है, सिंस R इक्वल्स टू ml अपॉन ne स्क्वेयर a टाउ, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं m अपॉन ne स्क्वेयर टाउ इंटू l अपॉन a. m अपॉन ne स्क्वेयर टाउ ये लिख दिया,
और L अपॉन A। अब ये चीज पूरा कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, रो, रेजिस्टिविटी L अपॉन A, वेयर रो इक्वल्स टू m अपॉन any square tau is the specific resistance or resistivity of the material of the conductor। ये हमने लिख दिया। तो अब यहां से हमारे पास में फैक्टर्स क्या क्या समझ में आ रहे हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, या जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो ये डिपेंडेंट होगा लेंथ के, R प्रोपोर्शनल टू L है। ये डिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इनवर्स डिपेंडेंस है। ये डिपेंडेंस डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर and also it depends on the nature of the material of the conductor। तो मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल पे भी ये डिपेंड करेगा। मटेरियल चेंज होगा कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। तो इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट जो हम लिखते हैं, तो एसआई यूनिट हम लिखते हैं इसका, एसआई यूनिट हम लिखते हैं वोल्ट पर। अब हमारे पास में जो रिलेशनशिप है पहले हम उसको देख लें, V इक्वल्स टू आर आई। तो हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वोल्ट पर एम्पियर। ये हमारे पास में एसआई यूनिट हो जाएगी। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखने बोला जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। हम यहां पे लिख सकते हैं R विच इज इक्वल टू V। V को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। तो हमने लिखा W अपॉन Q को हमने क्या लिखा, I इंटू T। तो इसके बाद में इधर पे करंट है तो करंट को हम करंट ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा W अपॉन आई स्क्वेयर इंटू टी। तो हम अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो W का क्या होता है, mL2t माइनस 2 अपॉन A2 एम्पियर एंड टाइम t। तो इसको हम अगर लिखें तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, इट इज M1 L2 t माइनस 3 A माइनस 2।